हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी। एक दो दिन का कुछ गैप हो गया है तो आपकी वीडियो नहीं आ पाई है, तो ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले काफ़ी वीडियोस आप देख चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर हो चुका है, यूरोप में सोशलिज्म आया वो कवर हो चुका है। अब हम नाजिज्म और जो राइज ऑफ हिटलर था, यानी कि जो जर्मनी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इन्वेजन था, उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पिछली वीडियो से भी देख लीजिए, जिससे कि आपका सारा कवर हो जाए और सीक्वेंस में आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आए कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा था और पैरेलली भारत में भी क्या हो रहा था। आप थोड़ा सा इससे ये भी आइडिया लगाइए कि जैसे जैसे दुनिया में जो चीज़ें हुई, क्या भारत ने उससे कुछ सीख ली, क्या भारत ने उससे कुछ सीखा और भारत ने उसको अपने फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया। ये कोरिलेशन करना आपको आना चाहिए। कोरिलेट अगर आप करेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें क्विजेज क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, लोअर पीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो आप जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे उसमें सभी चीज़ें आती रहती हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो लोग एडवोकेट जनरल का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही थी, पहले उसमें 8 टेस्ट थे, अब मैंने उसको बढ़ा के 12 टेस्ट कर दिए हैं। 12 टेस्ट होंगे उसमें, फीस नहीं बढ़ाई गई है, फीस उतनी ही है जितनी पहले थी। 12 टेस्ट कर दिए गए हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसकी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 टेस्ट हैं उसके अंदर। साथ में आपको लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी, वर्ल्ड हिस्ट्री की पीडीएफ्स मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट और पीडीएफ्स मिलेंगी, जैसे उत्तराखंड का सेंसस हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, है ना, और भी जो तो थोड़ी बहुत और भी कुछ वीडियोस हैं जिनसे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो वो चीज़ें भी मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपर पीसीएस वालों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पूरा बैच चल रहा है, लोअर पीसीएस मेंस का। लोअर पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, तो जिसको जैसे ज्वाइन करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें हम काफ़ी कुछ देख चुके थे। आज हमें देखना है, देख लेते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। हिटलर्स राइज टू पावर हम कवर कर चुके हैं इसमें, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हम देख चुके हैं, किस तरह से यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। नाजी वर्ल्ड व्यू, तो हमने ये देख लिया था कि हिरोशिमा पे, नागासाकी पे एटम बम गिर चुका था, और हमें नाजी वर्ल्ड व्यू से आज पढ़ना है कि नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था। तो देखते हैं, लाइन बाय लाइन हम इसको कवर करते चलेंगे। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस पेशेंस के साथ आप सुनते रहिए, समझते रहिए। और जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लीजिए, जिसको नोट्स चाहिए तो वो मेरे से नोट्स ले सकता है डायरेक्ट अपना टाइम सेव करने के लिए। आप मुझे 7665804421 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज आपको लेनी है या नोट्स आपको लेना है, वो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू की, यानी कि नाजी जो है वो किस तरह से, मतलब उनका व्यू क्या था वो समझते हैं। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए इस चीज़ को। वो कह रहा है कि जो नाजीज ने क्राइम किया उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को जो मारा उसने, वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ था, यानी कि वो उनकी एक प्रणाली थी, पूरी एक सोच थी, एक समझ थी उनकी, जिसके तहत उन्होंने ये सब काम किया। ऐसा नहीं था कि उनको बस शॉर्ट टेम्पर्ड थे वे, उन्होंने इसलिए कर दिया, ऐसा नहीं। पूरा उनका एक अंदर से इनर स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हो गया था उनका, कि उनको लगता था कि नाजीज के अलावा, या जो ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज लोगों के अलावा जो बाकी दूसरे लोग हैं वो सभी खराब लोग हैं, या उनको जीने का कोई हक नहीं है और उन सबको मार देना चाहिए। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। तो नाजी की आइडियोलॉजी वही थी जो हिटलर के वर्ल्ड व्यू था, जो हिटलर सोचता था वही पूरी नाजी पार्टी और नाजी लोग सोचते थे। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। देखो सिंपल सी बात है, रेस का एक कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में साइंटिफिकली नहीं है ना। रेस अपने आप में कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने, खासकर जर्मनी ने, अगर आप कुछ जोग्राफर्स की बात भी देखेंगे, जो जर्मन जोग्राफर्स हैं, उन्होंने भी रेस को बहुत ज़्यादा एक तवज्जो दी है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी रेस एक टर्म है जिसको कंसिडर किया जाता है, आज भी किया जाता है, पहले भी किया जाता था। तो उनका कहना ये था, हिटलर का कहना ये था कि लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी जैसा कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी कुछ नहीं होता। एक रेशियल हायरार्की होती है। रेशियल हायरार्की का मतलब होता है एक सीढ़ी, आप समझ सकते हो कि ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे कुछ पायदान है ये। तो जो सबसे ऊपर खड़ा है वो सबसे अच्छा आदमी है, और जो सबसे नीचे खड़ा है वो सबसे बेकार है ना, ये सबसे खराब आदमी है और ये सबसे अच्छा आदमी है। तो किस तरह, इस सेंस में आप समझो कि ये अलग अलग रेसिस हैं,
है ना। रेस कैसे हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रो, है ना। ये सब क्या है, ये सब रेसिस हैं। या आर्यंस हो गया, तो ये सब रेसिस के लोग हैं। और ये रेसिस में एक हायरार्की होती है कि कुछ रेस के लोग अच्छे होते हैं, कुछ रेस के लोग खराब होते हैं। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। तो टॉप पे कौन होता था? ब्लॉन्ड लोग होते थे, जिनके ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे, ब्लू आइड, उनकी आंखें नीली होंगी, और नॉर्डिक होंगे, और जर्मन आर्यंस हैं वो टॉप पे होंगे। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट। जो ज्यूज हैं उनको सबसे नीचे बिठाया, सबसे नीचे ज्यूज को बिठाया, सबसे ऊपर जर्मन्स। और वो जर्मन कौन से वाले? ये ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन, इनको रखा सबसे ऊपर। तो इससे समझ में आता है कि उनका कहना ये था कि ये लोग तो सबसे ऊपर हैं, ये लोग, इन लोगों को तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस इनको मिलनी चाहिए, और जो ज्यूज हैं उनको तो जीने का भी हक नहीं है। फिर कहा गया उसने कि दे केम टू बी रिगार्डेड एन एंटी रेस, यानी कि जो ज्यूज वगैरह थे इनको एंटी रेस कहने लगे, द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस। और कहने लगे कि जो आर्यंस हैं, यानी कि जो जर्मन लोग थे ब्लू आइड वाले, उनके आर्च एनिमी है, यानी कि कट्टर दुश्मन है। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और ये पहले वाला तो था नॉर्डिक आर्यन, नॉर्डिक जर्मन, यानी कि नीचे, सबसे नीचे वाला था जर्मन, और बीच में जो पायदान थे उन लोग, उनको किन लोगों को बिठाया उन पे? डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि जैसा वो दिखते थे, उनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, इसके बेसिस पे उनको अलग अलग लेवल पे बिठा दिया गया। जो लेवल के लोग उनको पसंद नहीं थे उन लोगों को मार दिया गया, जो लेवल के लोग पसंद थे उनको जिंदा रख दिया गया। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी कोई थ्योरी दी, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी, तो हिटलर ने जो अपनी रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट लेके आया वो यहाँ से उसने उठाया। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई डार्विन तो नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स का, एनिमल्स का क्रिएशन किस तरह से हो रहा है उसको बताया था थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू। कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि तो इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया था या किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन लेके आया था। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है, ये बहुत ही फेमस थ्योरी है। इसमें ये कहा जाता है कि जो एक स्पीशी के अंदर जो भी एक पर्सन का मतलब कोई भी एनिमल, मतलब जो भी एक स्पीशी में एक कोई भी इंडिविजुअल जो फिटेस्ट होगा वो ही जिंदा रहेगा, बाकी मर जाएंगे। तो इस थ्योरी में, इवोल्यूशन वाली थ्योरी में, चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन वाली थ्योरी थी, उसमें जो आइडिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, वो किसने ऐड किया? वो हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐड किया। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो उसने कहा कि धरती पे सिर्फ वही स्पीशीज जिंदा रह सकती हैं जो बदलते मौसम के हिसाब से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या जो जलवायु की चेंज होने के साथ साथ वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट कर पाएगा, वो तो जिंदा रहेगा, वो तो आगे बढ़ेगा। वो कौन होगा? वो जो फिटेस्ट होगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection। देखिए सिंपल सी बात है, एक पर्सन कुछ कहते हैं, उस पर्सन की बात को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है। हर आदमी एक ही बात को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, सोच समझ सकता है। अब डार्विन ने तो यहाँ पे कहा कि इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि चीज़ें इवॉल्व होकर आ रही हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो फिट होगा वही जिंदा रहेगा। तो उनका कहना यहाँ पे ये था कि ये सब प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हिटलर ने समझा, हिटलर ने इसको दूसरे तरीके से ले लिया। डार्विन ने यहाँ पे कभी भी ये नहीं कहा था कि इस नेचुरल प्रोसेस में कि ये जो प्राकृतिक एक तरीका है सिलेक्शन का कि कौन फिटेस्ट है, कौन नहीं, कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं, ये तो नेचर का तरीका है। लेकिन यहाँ पे अगर इंसान डिसाइड करने लगे कि भाई तुम्हारे बाल ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम तो फिट नहीं हो, तो ये तो अपने आप में कोई रूल नहीं हुआ, ये अपने आप में कोई लॉजिक भी नहीं है, इलॉजिकल बात है। तो हिटलर ने यहाँ पर यही करा, प्रकृति का जो नियम था उसने डार्विन की बात तो पकड़ी, लेकिन डार्विन की बात में अपनी सहूलियत को ऐड करते हुए, अपनी आप कह सकते हो कि अपनी लग्जरी को ऐड करते हुए उसने कह दिया कि जो भी पर्सन ब्लू आइड, ब्लॉन्ड हेयर नहीं होगा वो खराब आदमी है, उसको हम मार देंगे। तो हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्क्वर्ड पीपल्स। लेकिन जो डार्विन के आइडिया थे, तो डार्विन का आइडिया जो था उसको रेसिस्ट लोगों ने, थिंकर्स ने, पॉलिटिशियंस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा हक है कि जो लोगों को हमने कब्जा किया है, जिन लोगों पे हमने कब्जा किया है उनको हम रूल कर सकते हैं, उनके ऊपर हम शोषण उनका कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो फिट ही नहीं है। और आपने तो कहा था, यानी कि डार्विन ने या
हर्बर्ट स्पेंसर ने तो कहा है कि सर्वाइवल तो फिटेस्ट का होगा। तो यानी कि उनकी बात को ढाल लेते हुए इन्होंने उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करना शुरू कर दिया, जबकि उसका एसेंस नहीं समझा कि उन्होंने जो कहा था वो नेचुरल तरीके से कहा था, प्राकृतिक तरीके से, कि नियम प्रकृति जो है वो अपने आप चूज़ करेगी, यहाँ पे तो इंसान चूज़ कर रहा है। नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। नाजी का लोगों का सिंपल सा कहना था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मजबूत होगा, वो जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, उनका कहना था कि जो आर्यन रेस है वो सबसे बढ़िया है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, उसको अपना प्योरिटी जो है, उसकी शुद्धता जो है उसको बना के रखनी है, कायम रखनी है। बिकॉम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गर बनना है उनको और पूरी दुनिया पर उनको राज करना है। द अदर आस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसरिज्म, है ना, और लिविंग स्पेस। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। तो लेवेंसरिज्म का मतलब होता है लिविंग स्पेस, यानी कि आपको रहने के लिए कितनी जगह मिल रही है। तो हिटलर का जो सोच थी वो ये थी कि उसकी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड होना पड़ेगा, यानी कि जर्मनी की टेरिटरी को एक्सपेंड होना पड़ेगा, जिससे कि वो जर्मनी के सभी लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, ब्लू आइड और ब्लॉन्ड हेयर वाले, यानी जो जिनको जिंदा रहना चाहिए, उन लोगों को लिविंग स्पेस ज़्यादा चाहिए, यानी कि उनको ज़्यादा जगह चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि वो अच्छे से फल फूल सके जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी का एरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसकी टेरिटरी को बढ़ाना पड़ेगा। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, मदर कंट्री का एरिया बढ़ेगा, यानी जर्मनी अगर वहाँ पे मदर कंट्री है तो उसका एरिया बढ़ेगा। वुड एनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड्स टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, कि अब सेटलर जो है वो नई नई ज़मीन पे जाएंगे, यानी कि मान लेते हैं अगर मैं जर्मनी का हूँ और मैंने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, पोलैंड की कुछ ज़मीन ले ली, साइड में से रशिया की फ्रांस की कुछ ज़मीन ले ली, तो इससे क्या होगा कि मैं अब इन ज़मीन पे अपने लोगों को सेटल कर दूंगा, और इस ज़मीन पर अपने लोगों को सेटल करने के बाद वो ज़मीन तो अपनी हो ही गई, और जो लोग जहाँ से सेटल करूँगा उनको, वो अपने रूट से भी कनेक्टेड रहेंगे, अपने गांव से भी कनेक्टेड रहेंगे, और नई ज़मीन भी अब अपनी हो गई, अपने लोग वहाँ पे जाके सेटल हो गए। तो ये हिटलर का सोच थी। इट वुड ऑल्सो एनहेंस द मटीरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। सिंपल सी बात है भाई, जो भी ज़मीन आप कब्जाओगे वहाँ पे जितनी भी मटीरियल रिसोर्स होगा वो भी आपका। आपने अगर कोई ज़मीन हड़प ली किसी देश की, तो उस एरिया से जो भी मिनरल मिल सकता है, जो भी चीज़ें मिलेंगी, नदियाँ जाती हैं तो पानी मिलता है, वो सब चीज़ें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। उसने सोचा कि भाई मान लेते ये जर्मनी है, मैं ईस्टवर्ड जाता हूँ, यानी कि रशिया की तरफ जाता हूँ, और मैं अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता हूँ। टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन्स जोग्राफिकली इन वन प्लेस, जिससे कि सभी जर्मन्स जो हैं वो जोग्राफिकली एक जगह पे आ जाए। पोलैंड बिकेम द लैब फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और पोलैंड जो है वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना, क्योंकि जर्मनी से लगता हुआ उस टाइम पे पोलैंड ही हुआ करता था, तो सबसे पहले पोलैंड पे हमला होता है, और पोलैंड की ज़मीन को कब्जाने के लिए हमला हुआ 1939 में। और तो इसके तुरंत बाद ही जैसे पोलैंड पर हमला किया जर्मनी ने, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। ये जो रेशियल स्टेट है, यानी कि जर्मनी जो रेशियल स्टेट था उसका एस्टेब्लिशमेंट देखें। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स। तो जैसे ही नाजी पावर में आए, उन्होंने अपना जो उनका सपना था कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जिसमें ये जो नाजी लोग हैं, ये किस में होंगे, ये मेजॉरिटी में होंगे, इनकी जो सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रहेगी, है ना, एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी इनकी रहेगी, प्योर जर्मन्स की, है ना। तो उसने काम करना शुरू कर दिया कि भाई यही लोग टॉप पे रहेंगे, बाकी सब लोगों को मारना शुरू कर दिया। बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। तो उसने कहा जितने भी लोग अनडिजायरेबल हैं, अब अनडिजायरेबल लोग कौन है वो देखेंगे आगे, जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं सब लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दो। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। तो नाजी चाहते थे कि वहाँ पे सिर्फ एक प्योर, शुद्ध और एक हेल्दी, स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस की सोसाइटी रहे, बाकी जो भी प्योर नहीं है या जो भी हेल्दी नहीं है उसको सबको मार दिया जाएगा। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, उन्हीं को सिर्फ कहा जाएगा कि आप डिज़ायरेबल हैं, आपकी ज़रूरत है, बाकी लोगों को मार दो, उनकी ज़रूरत नहीं है। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। तो सिर्फ जो डिज़ायरेबल लोग हैं, यानी कि जो समृद्ध लोग हैं, समृद्ध किन सेंस में कि वो फिजिकली भी सही हैं और नॉर्डिक आर्यंस भी हैं, वही लोगों को कहा गया कि भाई आप ही डिज़ायरेबल हो, आपकी ही ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत हमें नहीं है। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। यानी कि अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि ज्यूज़ हो सकता है जर्मन ना हो, या पोलैंड के लोग जर्मन नहीं हैं इसलिए वो मार रहा है, लेकिन हिटलर ने ये कहा कि जर्मनी के खुद के लोग जो इम्प्योर हैं, यानी प्योर वो नॉर्डिक आर्यंस नहीं हैं, या एबनॉर्मल हैं, यानी कि उनकी कोई फिजिकली डिसेबल्ड है ना, कोई फिजिकली कोई उनको बॉडी में प्रॉब्लम है, माइंड से कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी रहने का, जीने का कोई हक नहीं है, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, है ना, तो उनको जीने का कोई हक नहीं है। ज्यूज़ वर नॉट द ओनली कम्युनिस्ट क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। ज्यूज़ ही नहीं है,
भाई ज्यूज़ को तो उसने अनडिज़ायरेबल घोषित कर ही दिया था, ज्यूज़ की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज्यूज़ अगर आप देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर आर्यंस थे और सबसे नीचे आप कह सकते हो 4th नंबर पे कह दो या 6th नंबर पे 10th नंबर पे जो भी आप नंबर देना चाहो, आप कह सकते हो कि सबसे नीचे जो कौन थे वो ज्यूज़ थे, यानी कि ज्यूज़ की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ज्यूज़ को तो मरना ही था। देयर वर मैनी अदर्स, है ना, दूसरे और भी लोग थे, कैसे कुछ लोग तो जिप्सी लोग थे, ब्लैक्स थे, यानी कि जो अफ्रीकन लोग थे, है ना, जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे, हु वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स, इनको इन्फीरियर्स कहा गया, हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, यानी कि अब वो ये कह रहे हैं कि जो आर्यन रेस है, जो सुपीरियर आर्यन रेस है, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो शुद्धता है, उस पर खतरा है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको बहुत ही बड़े स्केल में मारा गया उनको। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, यानी कि जो रशियन लोग थे वहाँ पे जो रहते थे, पोल्स थे, पोल का मतलब है जो पोलैंड के लोग थे, उनको सब ह्यूमन माना गया, उनको माना गया कि मतलब ये तो इंसान है ही नहीं, एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, इसलिए उनको इंसानियत की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर, यानी कि जब जर्मनी ने पोलैंड का कुछ हिस्सा कब्जा लिया, कुछ हिस्सा रशिया का कब्जा लिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जर्मनी के जो हिटलर था उसने क्या करा, उन लोगों को, जो लोग वहाँ पे कब्जे, जिन लोगों के ऊपर कब्जा किया गया था, जिन ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया देश की, जहाँ पे वो लोग उसके अंडर आ गए, उन लोगों को स्लेव लेबर की तरह, एक गुलाम की तरह काम करवाया गया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, कई लोग तो उसमें मारे गए इसलिए क्योंकि हार्ड वर्क की वजह से वहाँ पे बहुत मुश्किल काम उनसे करवाया जाता था, स्टारवेशन, उनको भूखमरी की वजह से मर गए, यानी कि उनको खाना नहीं दे देते थे, काम तो उनसे करवा रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे, तो क्या हुआ, लोग धीरे धीरे उससे बढ़ने लगे। ज्यूज़ रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, ज्यूज़ जो हैं सबसे ज़्यादा जिनको जो सफ़र हुआ है वो ज्यूज़ हैं। जब ये हो गया, इसके बाद इजराइल देश को सेटअप किया गया 1945 के बाद, आप पढ़ेंगे 1947-48 में इजराइल को सेटअप किया गया यूएस के द्वारा। किसके द्वारा सेटअप किया गया? यूएस के द्वारा सेटअप किया गया। किसके लिए? कि ज्यूज़ को एक परमानेंट होम मिल सके और उनको हम वहाँ पे सेटल करवा सकें, और जो नाजी जर्मनी ने उनके साथ किया है उसकी भरपाई हो सके। तो नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज़ हैड अ प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज़, यानी कि नाजी लोग जो हैं वो ज्यूज़ के खिलाफ क्यों थे इतने, वो इसलिए थे क्योंकि पुराने ज़माने में कोई ट्रेडिशनल एक चलता आ रहा था कि क्रिश्चियन जो लोग थे वो ज्यूज़ के खिलाफ थे। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजर्स, तो ये माना जाता था कि जो ज्यूज़ हैं ये जो हैं क्या हैं, ये क्राइस्ट के किलर हैं, जीसस क्राइस्ट के मतलब हत्यारे हैं, ये माना जाता था ज्यूज़ को, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना, ऐसा नहीं होगा। इन द सेंस कि अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे या थियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि क्या नाम है ज्यूज़ ने उनको मार दिया। सिर्फ ये कि ये भ्रम है लोगों के बीच में, ये फैला हुआ था उस टाइम पे कि ज्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस वजह से क्रिश्चियनिटी में ज्यूज़ को बहुत बुरा माना जाता था कि ज्यूज़ जो है वो बहुत ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा है। इसी चक्कर में क्या हुआ, जो जर्मनी के लोग थे वो भी क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो कर रहे थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो उन्होंने भी ज्यूज़ को जो है नफरत करनी उनसे स्टार्ट कर दी। अंटिल मिडिवल टाइम्स ज्यूज़ वर बैड फ्रॉम ओनिंग लैंड, यानी मिडिवल टाइम्स में ज्यूज़ को ज़मीन ऑन करने से मना कर दिया जाता था कि आप ज़मीन नहीं रख सकते। क्रिश्चियनिटी जो थी वो उनके खिलाफ थी। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, यानी कि जो ज्यूज़ थे वो कैसे जिंदा रह रहे थे, वो ट्रेड के थ्रू यानी व्यापार के थ्रू, और मनी लेंडिंग यानी कि जो ब्याज पे पैसे देते थे उसकी तरह वो, उसकी वजह से वो जिंदा रह पा रहे थे, एग्जिस्ट कर पा रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड घेटोस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि घेटोस क्या है, ये रहने की जगहें हैं। तो जहाँ पे ज्यूज़ रहते थे उस एरिया को अलग कर दिया जाता था और उस एरिया को घेटो कहा जाता था। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, एक्सपेल्शन फ्रॉम लैंड, उनका फिर दमन होता था बाद में, बार बार उनको क्या कर दिया जाता था, उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता था, उनको उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, लड़ाई वड़ाई चल रही है उनके लिए, तो ये सब चीज़ें, उनके ऊपर लड़ाई हो रही है, कोई हमला कर रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. हिटलर हेटेड ऑफ ज्यूज, यानी हिटलर की जो नफरत थी ज्यूज के लिए वो इतनी प्रबल थी कि वो ये कहता था कि, और प्रबल किस बेसिस पे थी, स्यूडो साइंटिफिक, यानी कि जो चीज़ असली में है ही नहीं, रेस का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से रेस का कॉन्सेप्ट एक पैदा हुआ। अगर आप देखेंगे कि तो रेस हमने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15 के तहत किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ,
यानी कि रेस का वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, जबकि रेस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, एक स्यूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप इसके बारे में बहुत थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, कि रेस होता क्या है। ये दौड़ने वाली रेस नहीं है ना, दूसरी वाली रेस है। तो हिटलर का जो हेट्रेड ऑफ ज्यूज़ है वो एक स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी रेस पे डिपेंड था, जिसका कहना था कि भाई ज्यूइश प्रॉब्लम, यानी कि उसने ज्यूज़ लोगों को एक प्रॉब्लम बना दिया कि भाई ये एक ज्यूइश प्रॉब्लम है और ज्यूइश प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है, इसका समाधान सिर्फ इतना ही है कि उन सभी लोगों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, टोटल एलिमिनेशन के थ्रू, उनको सबको खत्म कर दो, सारा सॉल्यूशन हो गया। 1933 से लेकर 1938 तक नाजीज टेरराइज्ड, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। तो 1933 से लेकर 1938 तक नाजीज ने क्या करा, उसने बहुत डराया धमकाया नाजीज को, पॉपुलराइज कर दिया, यानी उनको गरीबी की रेखा तक लिया है बिल्कुल, और ज्यूज को अलग थलग कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया, और जिससे कि वो अपना देश छोड़ के चले जाएँ। नेक्स्ट फेज जो शुरू हुआ 1939 से 1945 तक, इसमें बहुत बड़े स्केल पे ज्यूज को मारा गया, एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। तो नेक्स्ट फेज में 1933 से 1938 तक तो उनको कहा गया कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, और 1939 से क्या करना शुरू कर दिया, उनको पकड़ा और उनको गैस चैम्बर्स में डाल के मारना शुरू कर दिया। जिप्सी कौन लोग थे, जिप्सी द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी, उनकी खुद की कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है। सिंटी एंड रोमा वर टू सच कम्युनिटीज़, मैनी ऑफ देम ट्रेस्ड देयर ओरिजिन टू इंडिया। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो जिप्सी लोग हैं वो अपना ओरिजिन कहाँ से सोचते हैं, उनको लगता है कि उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो इंडिया से है। नेक्स्ट आता है रेशियल यूटोपिया। अब देखिए रेशियल मतलब हो गया नस्ली, है ना, नस्लवाद, जो आप हिंदी में सुनते भी होंगे। कुछ टाइम पहले जॉर्ज फ्लॉयड करके नाम था, है ना, नाम ध्यान रखिए, जॉर्ज फ्लॉयड, एस्से में लिखने में काम आ सकता है, किसी आंसर में काम आ सकता है, FLOYD। तो जॉर्ज फ्लॉयड एक पर्सन थे जिनको मार दिया गया था US पुलिस के द्वारा। इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे, उनको US पुलिस ने क्यों मारा, किस तरह से मरे, उनकी डेथ किस वजह से हुई और कब हुई थी, 2020 में हुई थी, 19 में हुई थी, 21 में हुई थी, कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ कैसे हुई और ये कौन थे। तो रेशियल यूटोपिया क्या है, अंडर द शेडो ऑफ द वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस, है ना, नाजीज ने कहा कि उनके मर्डरस कौन से हैं, रेशियल आइडियल, जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। तो जब वॉर चल रहा था, अंडर द शेडो ऑफ वॉर, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके अंदर अंदर नाजीज ने क्या करा, उन्होंने कहा कि टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल, यानी कि उनके अंदर लगा कि अब हम लोगों को क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू हो गए, जीनोसाइड और वॉर, यानी कि वॉर तो चल ही रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम जीनोसाइड भी करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी जो जीन्स हैं उसको खत्म कर देंगे, यानी कि जो ज्यूज हैं उन सबको खत्म कर देंगे। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी, यानी जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। पोलैंड का कौन सा पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब क्या है कि अगर ये पोलैंड है और इस पर मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला जो एरिया है पोलैंड का, ये जर्मनी के अंडर में आ गया और इस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। तो अब क्या हुआ कि इस एरिया को खाली करवा दिया गया पोलैंड के द्वारा, कहा गया कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब अपने घर बार छोड़ के चले जाओ यहाँ से। यहाँ पे कौन आके बसेंगे, यहाँ पे जो जर्मनी के अपने लोग हैं, जर्मनी के नेटिव पर्सनस हैं, ओरिजिनल जर्मन्स जो हैं वो यहाँ पे, जेन्युइन जर्मन्स जो हैं वो यहाँ पे आके पोलैंड की ज़मीन पे आके बसेंगे। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। तो जो पोल्स थे, जो यहाँ से पोलैंड वाले लोग यहाँ से हट के जा रहे थे, क्योंकि पोलैंड हार चुका था, पोलैंड पर कब्जा किया जा चुका था, तो पोलैंड के लोगों को एक कैटल के रूप में, यानी कि एक जैसे मवेशी को लेके जाते हैं, इस तरह से भरकर उनको एक जगह पे ले जाया जाता था जो अनडिजायरेबल्स की जगह होती थी, यानी जहाँ से उनको मार दिया जाएगा। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंशिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स, यानी कि जो भी बुद्धिजीवी लोग थे पोलैंड के उन सबको मारने लगे, है ना, इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। यानी कि लोग बौद्धिक विकास के रूप में और स्पिरिचुअली उनका दिमाग बिल्कुल भी ना बढ़ पाए, वो बिल्कुल भी उत्थान ना कर पाए। इस वजह से हिटलर ने पोलैंड में जितने भी बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, बुद्धिजीवी हुआ करते थे, प्रेस रिपोर्टर हुआ करते थे, उन सबको मारना शुरू कर दिया। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स। देखिए उसने क्या करा, रेस एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए। अब रेस एक्सपर्ट्स के थ्रू क्या करने लगा हिटलर, कि वो जो बच्चा पैदा होता था वहाँ पे उसकी जांच करता था कि वो बच्चा कैसा है। अगर वो बच्चा आर्यन जैसा दिखता है तो उसको जर्मनी में अपना लिया जाएगा,
और अगर नहीं दिखता तो उसको मार दिया जाएगा। और अगर ऐसी माओं के पास जो बच्चे होंगे जो जर्मन्स की तरह दिखते होंगे तो उन माओं से वो बच्चे छीन लिए जाएंगे, और जो जर्मन की लेडीज़ हैं, जर्मनी की जो असली लेडीज़ हैं, ओरिजिनल लेडीज़ हैं एक तरीके से कह सकते हो आप, उनको दे दिए जाएंगे पालने के लिए। यानी कि उनको बच्चों से, उनकी मदर को, जो उनकी रियल मदर है, उनको अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तो नॉर्डिक आर्यन की तरह दिखता है लेकिन उसकी मदर नहीं है नॉर्डिक आर्यन, क्योंकि वो तो पोलैंड की है, तो इसलिए उसको ऐसा कर रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी चल रही है हिटलर की, एक बहुत ही अजीब सी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हिटलर ने काम कर रखा था। एक रेस एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर रखे थे, जो कि अपने आप में कोई टर्म ही नहीं है, अपने आप में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने रेस एक्सपर्ट्स यहाँ पे अपॉइंट कर रखे थे। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस एंड वेयर मोस्ट पेरिस्ड। तो उन बच्चों को जब उनकी माओ से छीन लिया गया, उसके बाद क्या करते थे, उनके ऊपर रेस टेस्ट होता था। वो टेस्ट होता था रेस का, और रेस का यानी कि जो उनकी नस्ल है उसका टेस्ट होगा, और अगर वो पास कर जाते हैं टेस्ट को तो जर्मन फैमिलीज़ में पैदा होंगे, बड़े होंगे। और लेकिन अगर वो जर्मन फैमिलीज़ अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको अनाथालयों में डाल दिया जाएगा, और उसमें से क्या होते थे, बहुत सारे लोग तो मर भी जाते थे, बहुत सारे बच्चे मर भी जाते थे। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज अ किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। सिंपल सी बात है, घेटोज में, गैस चैम्बर्स में, यहाँ पे जो जनरल गवर्नमेंट थी ये बहुत सारे ज्यूज को मार रही थी। तो किस तरह से काम किया गया, अलग अलग स्टेजेस हैं कि किस तरह से काम किया गया, किस तरह से मारा गया। स्टेज 1 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर की हो चुकी है, तो अभी कुछ और वीडियो आएंगी, उसके बाद ये कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा तेज़ी के साथ कवर करूँगा, तो 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेरी पूछनी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको नोट्स लेने, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 7665804421 पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा और मुझसे बात कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।